गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ डॉक्टर अब्दुल दीक्षित और मैं आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम का क्लास एनाटॉमी के पर्पज से लेने आया हूँ। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। उसका फिजियोलॉजी वाला पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग के पास 30 से 40 मिनट है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास एमबीबीएस के बच्चों की है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। बात आपको अगर स्लाइड दिख रही होगी तो आप उसको चाहो तो फोटो भी पिक ले सकते हो, या मैं लास्ट में आपको अपना ईमेल आईडी दे दूंगा। उस ईमेल आईडी को आप मेरे से ये जो जितनी मेरी स्लाइडें हैं इनको आप मांग सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ढेर सारे बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, नंदिनी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। तो मैं सबको गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ, सबको रिप्लाई करने का टाइम नहीं है। द डाइजेस्टिव सिस्टम का हम शुरू करते हैं। द डाइजेस्टिव में जैसे ब्रेक करके लिखा हुआ है, किसी भी चीज को अगर हम फोर्स करके बहुत ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करके टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो उसका प्रोसेस होता है डाइजेशन। पहले मैं मोटा मोटा आपको ये बता देता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले अगर हम पूरी तरह से शुरू करें तो वहां पे क्या हुआ कि पहले क्लासिफिकेशन नहीं था सेल का कि कौन सी सेल को क्या करना है। तो सारी सेल मिलकर कुछ ना कुछ करती रहती थी। फिर हम पूरी तरह से आगे बढ़े, सिलेन डेटा निडेरिया आप सब लोगों ने पढ़ा होगा इंटर लेवल की क्लास में। और आगे बढ़ते बढ़ते जब हम लोग कार्डेटा तक पहुंचे तो हम लोग के कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हुआ। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। कंप्लीट का मतलब ये है जिसमें दो ओपनिंग है, एक ओरल ओपनिंग और दूसरी एनल ओपनिंग। अगर दोनों ओपनिंग होती हैं तो दिस मीन्स की डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। और जिन लोगों में सिर्फ एक ही, जैसे हम लोगों के जो पहले एनालिडा या पोरीफेरा या सिलेंट्रेटा, इसमें जिसमें एक ही ओपनिंग होती थी उसको हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो हम लोगों में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब जो भी ओरल कैविटी से लगा के एनल ओपनिंग तक का जितना भी प्रोसेस है, जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में वो करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। अब दूसरी बात क्या है, जैसे कोई एक इंसान है उसके बहुत सारे सहयोगी होते हैं, तो सेम है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ओरल ओपनिंग से एनल ओपनिंग तक का है, तो इसके लिए भी बहुत सारे सहयोगी हैं। जैसे क्या है, लीवर है, पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है। ये सारे जितने भी हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करते हैं, अपने हिसाब से ये लोग जो भी कंट्रीब्यूशन है देते रहते हैं। हमने कुछ खाया ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से मैंने उसको खाया और उसको मैंने कस के अपने जो हमारे टूथ हैं उनसे मैंने उसको पीस पीस के खाया। ठीक है, हमारे ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होती है, आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होती है, सबलिंगुअल होती है। तो एक सलाइवरी ग्लैंड अपना सलाइवा निकालती है और कुछ बेसिक एंजाइम निकालती है, हल्का सा यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद फूड आगे बढ़ता है और ईसोफेगस में पहुंचता है। ईसोफेगस में जाके पेरिस्टाल्सिस का मोमेंट होता है और जो भी तुम्हारा फूड है वो सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। पहुंचने के बाद खाना 2 से 2.5 घंटे वहां पे स्टे करता है और वहां पे मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। वहां पे प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है। स्टमक के आगे जब हम बढ़ेंगे तो वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। ये मैं भी फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं स्लाइड पे आता हूँ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले ड्यूडेनम होता है। तो जो स्टमक होता है उसका जो पाइलोरिक पार्ट होता है, उस पाइलोरिक पार्ट से खाना ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम से फिर जाता है जेजुनम में और जेजुनम से जाता है इलियम में। मोरलेस इलियम सबसे बड़ा पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, आप सब लोगों को पता होगा। इलियम में जाता है खाना, सबसे ज्यादा डाइजेशन वहीं पे होता है। इलियम में मैक्सिमम टाइम डाइजेशन होता है। फिर वहां से जो डाइजेशन हो चुका है और जो बचा हुआ पार्ट है वो जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो चुका होता है। वहां पे मेनली क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, वहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि फीकल मैटर बनना स्टार्ट हो जाता है और फिर हम प्रोपेल करके रेक्टम से इसको बाहर निकाल देते हैं जो फीकल मैटर होता है। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का द ऑर्गन दैट इंजेक्ट द फूड ट्रांसपोर्ट द इंजेक्ट। मैंने उसके अंदर स्लाइड बना रखा है। सर वॉइस नहीं क्लियर आ रही है आपकी। इसमें मैंने स्ट्रक्चर दे रखा है, जीआई ट्रैक्ट ऑर्गन्स आर द ओरल कैविटी। कभी कभी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता तो शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है कि जीआई ट्रैक्ट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग गलतियां करते हैं, तो हम लोग ओरल कैविटी
हमने स्लाइड में डाला ओरल कैविटी, फेरिंग्स, देन इसोफेगस, देन स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज आपकी आवाज इंटेस्टाइन। क्लियर नहीं आ उसके रही। बाद दीज ऑर्गन्स फॉर्म अ कंस्टिट्यूशन टू फ्रॉम द माउथ टू द एनस, जो मैंने पहले बताया है। द सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मसल्स इन द जीआई ट्रैक्ट वाल प्रोपेल्स मटेरियल थ्रू द ट्रैक्ट। इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। इस पेरिस्टाल्सिस के मूवमेंट से खाना आगे बढ़ता जाता है। अब एसेसरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन्स, कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं? तो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर नॉट आर द पार्ट ऑफ लॉन्ग जीआई ट्यूब। ये जो ओरल ओपनिंग से एनल ओपनिंग तक का जो जीआई ट्यूब है, ये इसमें नहीं होते हैं, रेदर देन इसके बाहर होते हैं, बट ऑफ्टन डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम एंड आर कनेक्टेड टू जीआई ट्रैक्ट। किसी ना किसी तरीके से ये जो जीआईटी होती है इससे जुड़े रहते हैं। जिन चीजों से जुड़े रहते हैं उसको हम मेजेंट्री कह सकते हैं, ठीक है। The accessory digestive organs assist the GI tract in the digestion of material. Accessory digestive organ include the teeth. teeth क्या करते हैं? भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं शुरुआत में। टंग क्या करती है? उसको राउंड करती है जो हम खाना खाते हैं, और गोल गोल घुमा के उसमें सलाइवा में मिक्स करती है। सैलिवरी ग्लैंड कुछ एंजाइम निकालते हैं, जैसे सैलिवरी एमाइलेज है। और फिर आता है लिवर, मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन लिवर होता है। उसके बाद गॉल ब्लैडर आता है, फिर पैंक्रियाज आता है। इनके फंक्शन की बात हम लोग फिजियोलॉजी में करते हैं। एक डायग्राम तुम लोग के सामने है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे ऊपर से आप देख सकते हो, जो कान के नीचे एक मोटी सी ग्लैंड देख रखी है, ये है पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। इसी पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में जब कभी मम्स का इन्फेक्शन होता है तो हम लोगों के गांव में कहते हैं गलसुआ हो गया है, स्वेलअप हो जाता है दोनों तरफ का। तो ये इन्फेक्शन एक तरफ होता है, दूसरी तरफ बहुत ही पेनफुल होता है जब कुछ खाते हैं। उसके नीचे हम आते हैं, देखो एक स्ट्रक्चर टीथ है, टंग है, फिर जो डायग्राम अगर आपको शो नहीं कर रहा हूं, बोल दे रहा हूँ, सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। जो हमारी टंग है जस्ट इसके नीचे जो ग्लैंड है वो सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड है। फिर आती है सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। इन जो ग्लैंड है इनकी ओपनिंग्स होती है, चाहे वो पैरोटिड हो, चाहे वो जो पैरोटिड ग्लैंड की जैसे ओपनिंग होती है टेंशन डक्ट होती है, सबमैंडिबुलर की वाटन डक्ट होती है, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। इन्हीं ओपनिंग के थ्रू अपना सिक्रेशन आपकी ओरल कैविटी में डालते हैं और इस सिक्रेशन से हम लोग डाइजेशन शुरू करते हैं। फिर एक लंबी सी हॉलो ट्यूब दिख रही होगी, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। इस पूरे ईसोफेगस में एज सच कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है, पूरे ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। सिर्फ एक रास्ता है, एक चैनल है जो ओरल कैविटी को स्टमक से जोड़ता है और खाना ओरल कैविटी से स्टमक तक लेके आता है। अब उसके बाद जो हमारा थोरेक्स है, ये थोरेक्स में मैक्सिमम रहती है, ईसोफेगस थोरेक्स में रहती है। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है जो हिंदी में उधर कहते हैं एब्डोमेन वाला पोर्शन। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जो सेपरेट करता है थोरेक्स को एब्डोमेन से, उसको हम डायफ्राम कहते हैं। एक जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, वो डायफ्राम है, इसमें नॉमिनेशन नहीं कर रखा है। फिर आपने देखा होगा आपके राइट साइड में लिवर दिख रहा है, जो एक चॉकलेटी कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और लेफ्ट में स्टमक दिख रहा है। तो खाना इसी ईसोफेगस से प्रोपेल लेके स्टमक में जाता है, और देन स्टमक और लिवर के जरा सा नीचे कॉर्नर पे गाल ब्लैडर तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। इस गाल ब्लैडर में आपका बाइल जो है कलेक्ट होता है, बट बाइल बनता कहाँ है? लिवर में। आप लोगों को पता होगा लिवर में बनता है, और गाल ब्लैडर में आके स्टे करता है और यहीं पे कंसंट्रेट होता है गाल ब्लैडर। उसके बाद आपको दिख रहा है डिओडिनम, ट्रांसवर्स कोलन। ये ट्रांसवर्स कोलन क्या है? ये लॉन्ग इंटेस्टाइन के पार्ट है, ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलन। फिर उसके बीच में जो आपको बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है उसका तुम्हारा वो सीकम है। फिर सिग्मॉइड कोलन, इधर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। लास्ट में आपका अपेंडिक्स है। इस अपेंडिक्स में जब भी कभी खाना फंस जाता है या कोई प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन या कोई बैक्टीरिया इकट्ठा होता है तो डिजीज होती है, जिसको हम लोग अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इसके लिए मुझे सर्जरी की जरूरत पड़ती है। फाइनली रेक्टम और फिर एनल कैनाल और एनस। ये जो है एक बहुत ही मोटा सा डायग्राम, मोटा मोटा है, जिसको आप देख सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है। आगे बेसिक स्ट्रक्चर्स, द जीआईटी ट्रैक्ट इज मस्कुलर ट्यूब लाइंड बाय a special layer of cells called epithelium। जो पूरी हॉलो ट्यूब है जीआईटी की, वो जिस epithelium एक मतलब कवरिंग से ढकी रहती है, जिसको epithelium कहते हैं। The content of the tube are considered external to the body and are the continuity with the outside world at the mouth and the anus. Although each section of the tract has a specialized function, the entire tract has a similar basic structure with regional variation। तो इस स्लाइड का मतलब ये है कि भले ही सबके काम अलग अलग हैं, लेकिन हम ओरल कैविटीज और नीचे तक देखेंगे तो सबका जो है एक कॉमन फंक्शन है
और पूरी जो स्ट्रक्चर है सबका सेम है, बस रीजनल वेरिएशन है। जैसे कोई एपिथेलियम आपकी स्टमक में कोई और है, कॉलमनर है या कुछ है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एपिथेलियम चेंज हो सकती है, कहीं पे म्यूकोसा नीचे है, कहीं पे सब म्यूकोसा नीचे है, कहीं पे सारी लेयर एब्सेंट है, कहीं पे कुछ लेयर एब्सेंट है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा वेरिएशन पूरे जीआईटी में हमको मिलता है। ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जीआईटी की लेयर है। बेटा सबसे ऊपर देखिए इसमें एक लेयर दिख रही है जिसको हम सिरोसा कहते हैं। आप या तो बाहर से अंदर आ जाओ या अंदर से बाहर जाओ। अगर आप बाहर से अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपको सिरोसा दिखेगी, फिर आपको दो मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाहर और सर्कुलर अंदर है। देखिए बेसिक है, पूरे होल जीआईटी का है। इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। मान लो ये हम कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अगर हम स्टमक का पढ़ेंगे तो हो सकता है कोई लेयर इसमें एब्सेंट हो, कोई लेयर एब्सेंट ना हो, कहीं पे कोई दूसरी लेयर ऐड हो या एब्सेंट हो। तो सबसे पहले सिरोसा, देन लॉन्गिट्यूडनल मसल, देन सर्कुलर मसल, देन सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोशल मसल्स है। उसके बाद में म्यूकोसा दिखती है जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और इस म्यूकोसा के ऊपर की जो कवरिंग है उसी को हम एपिथेलियल लाइनिंग कहते हैं। एपिथेलियल लाइनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो प्रिपरेशन के टाइम पे इंटर में पढ़ते हैं कि वैसे जो हमारा जो एसिड निकलता है स्टमक से, उसकी एसिडिटी जो होती है, जो उसका पीएच होता है 1.2 2.5 के तकरीबन होता है, यानी इतना खतरनाक पीएच होता है, बोले तो तेजाब के जैसा होता है। उसके बावजूद भी हमारा जो स्टमक है वो पिघलता नहीं है, वो गल नहीं जाता है। जबकि हम अगर तेजाब को फर्श पे डाल दें तो देखो सफेद सफेद हो जाती है। तो क्यों ऐसा होता है? तो इसकी जो लाइनिंग है, जो एपिथेलियल लाइनिंग है, इसी के ऊपर स्टमक में क्या होता है, एक म्यूकोसल लेयर होती है एपिथेलियल लाइनिंग के ऊपर। तो वो जो म्यूकस की लेयर होती है और साथ में उसमें बाइकार्बोनेट आयन भी निकलता है। तो जो एसिड और बाइकार्बोनेट आयन है ये आपस में न्यूट्रल करते हैं और साथ में म्यूकस की जो लेयर है इसको सुरक्षित करती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लिम्फोइड टिश्यू, जो ग्रीन ग्रीन के डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये म्यूकोसा के जस्ट और उसके बीच में है, म्यूकोसल मसल के और म्यूकोसा के बीच में है ये तुम्हारे लिम्फोइड टिश्यू। और सबसे अंदर आपको दिखेगा म्यूकोसा के अंदर भी म्यूकोसल ग्लैंड, ठीक है। और उसके बाद आपको उसी में आपको दिखाई पड़ेगा सब म्यूकोसा, यानी म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। जो ग्लैंड म्यूकस में है वो म्यूकोसल ग्लैंड, और जो ग्लैंड सब म्यूकोसा में है दीज आर सब म्यूकोसल ग्लैंड। और सबसे नीचे एक लटका हुआ से दिख रहा होगा, उसे मिजेंट्री कहते हैं। यही स्ट्रक्चर होता है जो हमारे जीआईटी को बाहर के ऑर्गन से, जैसे लिवर हुआ, स्प्लीन हुआ, इनसे हमें जोड़ता है, इसी को हम मिजेंट्री कहते हैं। द वॉल इज डिवाइडेड इनटू 4 लेयर ऑफ वॉल्स। सबसे इसको आप ट्रिक बना के याद कर लीजिए। देखिए मेन मकसद हमारा ये है कि चीजें हमें याद होनी चाहिए। पढ़ते तो हजार बार है, जीआईटी ऐसा टॉपिक है कि हमें से सबको सब कुछ पता है। फिजियोलॉजी में उसका हम फंक्शन पढ़ते हैं, एनाटॉमी में हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। हमें से सबको सब कुछ पता है, लेकिन मेन चीज है कि हमें चीजें याद नहीं रहती। हमने इंटर में 11th में हर कुछ पढ़ रखा है, लेकिन हमने कभी याद नहीं किया, बस एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप सबको मेन चीजें चार्ट बना के या कुछ भी करके कमरे में चिपका के या पॉकेट डायरी लेके इन चीजों को रिटर्न लिख के याद कर लीजिए। सबसे बाहर क्या है, ग्लूकोसा। बार बार भूलने से बेटर एक बार कायदे से याद कर लो। ग्लूकोसा, सब ग्लूकोसा, मस्कुलरी सिस्टर्ना एंड मस्कुलर सिस्टर्ना के बाद सिरोसा, मेसेंट्री। अब हम एक एक लेयर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लूकोसा क्या होती है? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स सपोर्टेड बाय एन अंडरलाइनिंग। क्या हुआ? हाँ बेटर सुनो, अपना कोई प्रेजेंटेशन मत शेयर करो। प्रेजेंटेशन शेयर करोगे तो स्लाइड यहाँ से गायब हो जाती है। अगर मेरी आवाज आ रही है तो अपना प्रेजेंटेशन कोई इस पे, हाँ इस पे मत शेयर करिए। तो म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम सपोर्टेड बाय अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लैमेला प्रोपिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आप कोई भी एग्जाम दो तो पूछा जाता है कि लैमेला प्रोपिया में क्या क्या होता है। या तो मैं डायग्राम देके उसमें एबीसीडी मेंशन करके पूछने व्हाट इज ए व्हाट इज बी, और ऐसे ओरली क्वेश्चन भी पूछ सकता है या वाइवा में पूछ सकता है लैमेला प्रोपिया कंटेंट। तो तुम्हें रटना पड़ेगा बेटा इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। जो भी ब्लड वेसल्स होती है कहाँ पे होती है? लैमेला प्रोपिया में। नर्व्स होती है, लिम्फोइड टिश्यू एंड ग्लैंड होता है। ये ग्लैंड जो होता है सपोर्ट करते हैं म्यूकोसा को। फिर डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन द एपिथेलियम में भी सिंपल या स्ट्रेटिफाइड। किस एपिथेलियम का क्या काम है इस पे डिपेंड करता है कि हमारी जो एपिथेलियम है वो कैसी होगी, सिंपल या स्ट्रेटिफाइड। सिंपल मतलब एक लेयर और स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल्स लेयर। एरिया सच द माउथ है इसोफेगस आर कवर्ड बाय स्ट्रेटिफाइड सबक्यूमस एपिथेलियम। जो हमारा इसोफेगस है और माउथ है, यहाँ पे ज्यादा सिक्रेशन का काम नहीं होता है। फॉर दैट किसने किया प्रेजेंटेशन? बेटा प्रेजेंट बोल दो बच्चों से।
अगर वीडियो हो जाए तो आप कर दो, ऑन कर दो वीडियो। बच्चों को चाहिए ना ये प्रेजेंटेशन से। ओके। Areas such that mouth and esophagus are covered by critical secondary epithelium. क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे ना हमें डाइजेशन का काम लगता है ना किसी सिक्रीशन का काम लगता है, तो फॉर दैट यहाँ पे कैसी एपिथेलियम है, सेक्वेमस एपिथेलियम है, सो दे कैन सर्वाइव द वियर एंड टियर ऑफ पासिंग फूड्स। यानी कि जो हम खाना ऊपर से नीचे ले जाते हैं, अगर कहीं पे रास्ते में कोई फ्रिक्शन की वजह से टियर वियर फूट फूट हो जाए तो ये कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इसके लिए सेक्वेमस एपिथेलियम होती है। नेक्स्ट सिंपल कॉलमनर टाल, जो कॉलमनर होती है टॉल होती है, आर ग्लैंडुलर एपिथेलियम लाइंस द स्टमक एंड इंटेस्टाइन टू ऐड सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे ऐसी एपिथेलियम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे सिक्रीशन का भी काम करना है और हमें यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम करना है। द इनर लाइनिंग इज कॉन्स्टेंटली सेड एंड रिप्लेस। यहाँ पे क्या होता है बेटा, वॉइस बच्चों को क्लियर नहीं आ रही है, जरा आइए भैया, अरे सुनिए, हेलो, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आ रही है क्लियर। बच्चों को किसी का मैसेज आ रहा है? फुलो आ रही है। अच्छा चलिए ठीक है। सिंपल कॉलमनर और ग्लैंडुलर एपिथेलियम लाइंस द स्टमक एंड इंटेस्टाइन टू ऐड सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे हमें सिक्रीशन भी करना है और एब्जॉर्प्शन भी करना है। इसकी एपिथेलियम इसलिए यहाँ ऐसी है, यहाँ की जो लाइनिंग है लगातार टूटती रहती है, बनती रहती है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली डिवाइडेड एरिया ऑफ द बॉडी। ये हमारे शरीर का ऐसा एरिया है, जैसे इंटेस्टाइन हुआ या हमारा जो स्टमक हुआ, यहाँ पे लगातार डिवीजन होता रहता है, तो इसलिए यहाँ की एपिथेलियम ऐसी है। फाइन, आगे beneath the lamina propria एक लेयर है जिसको मस्कुलरिस म्यूकोसा कहते हैं। दिस कंप्रोमाइज a layer of smooth muscle which can contract to change the shape of the lumen। मस्कुलरिस म्यूकोसा में क्या होता है, बहुत ढेर सारी हमारी जो मसल्स होती है, बहुत ही मस्कुलरिस यानी ताकतवर मसल्स होती है जो कायदे से कॉन्ट्रैक्ट कर सके, यानी स्मूथ मसल्स होती हैं और ये जो है तुम्हारे ल्यूमन का शेप चेंज करने की ताकत रखती है। आगे सबम्यूकोसा, द सबम्यूकोसा सराउंड द मस्कुलरिस म्यूकोसा एंड कंसिस्ट ऑफ फैट। सबम्यूकोसा में क्या होता है, फैट होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है और लार्जर वेसल्स एंड नर्व्स। ये आपको याद करना पड़ेगा कि सबम्यूकोसा में क्या क्या होता है, मस्कुलरिस म्यूकोसा surround the muscular mucosa and consist of fat, fibrous connective tissue and large vessels and nerves. At its outward margin there is a specialized nerve plexus called the submucosal plexus or Meissner's plexus। जो submucosal plexus होती है वो कैसी plexus होती है, Meissner's plexus। ये ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और रिटन में भी Meissner's plexus पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है। This supply the mucosa and submucosa। ये जो Meissner's plexus होते हैं ये mucosa और submucosa दोनों को सप्लाई करते हैं। आगे है मस्कुलरिस स्टर्ना। तो क्या दिस स्मूथ मसल लेयर है इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। बेटा जो इनर सर्कुलर है आउटर लॉन्गिट्यूडनल है ये वेरी करता है, कभी कभी सर्कुलर बाहर चला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल अंदर आ जाता है, कभी कभी लॉन्गिट्यूडनल अंदर चला जाता है, सर्कुलर बाहर आ जाता है। सेपरेटेड बाय द माइंट्रिक प्लेक्सस और ऑर्बिट प्लेक्सस। ठीक है, तो माइंट्रिक का दूसरा नाम ऑर्बिट प्लेक्सस है और सबम्यूकोसल का ही नाम है Meissner's। थोड़ी सी ट्रिक है, जैसे सबम्यूकोसल में यम आता है, Meissner's में भी यम आता है, तो रटने के लिए सबम्यूकोसल को आप Meissner's कह सकते हो। फिर आता है माइंट्रिक में यम आता है, तो माइंट्रिक का जो है ऑर्बिट प्लेक्सस, इसका आपको ट्रिक बना के रट डालना। ठीक है, जैसे मयूर करके कोई ट्रिक बना लो, मयूर मई से माइंट्रिक आ गया, अयूर से ऑर्बिट प्लेक्सस आ गया। आगे है न्यूरल इंटरवेंशन कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीस मसल्स एंड हेंस द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ पेरिस्टाल्सिस ऑफ द फूड विद इन द लिवर। बेटा जो मेजेंट्रिक या जो माइंट्रिक प्लेक्सस है ये नर्वस कंट्रोल करती है आपके जीआईटी। फिर आगे पढ़ते हैं हम सीरोसा या मेजेंट्रिक। So the outer layer of the GIT is formed by fat and other layer of epithelium called the mesothelium। जो GIT के बाहर की लेयर होती है वो फैट से बनी होती है और उसके बाहर जो लेयर होती है मेसोथेलियम कहते हैं। फिर आप कहते हैं ओरल कैविटी की इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ GIT। ओरल कैविटी क्या है, ओरल कैविटी में क्या क्या होता है, तो ओरल कैविटी और माउथ इज द एंट्रेंस ऑफ GIT ट्रैक्ट। माउथ इज इनिशियल साइट ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे केमिकल डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन होता है बाय मैस्टिकेशन, जिसे हम चबा चबा के खाना खाते हैं। एंड केमिकल डाइजेशन बहुत हल्का सा होता है बाय एंजाइम एंड सलाइवा, सलाइवरी एमाइलेज, थोड़ा सा चुटू सा यहाँ पे डाइजेशन होता है सलाइवरी का। सलाइवा का जो एमाइलेज निकलता है उससे जरा सा डाइजेशन होता है, मेनली यहाँ पे आपका मैकेनिकल डाइजेशन होता है। फिर बात करते हैं द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ओरल कैविटी नॉन केराटिनाइज्ड
stratified subcutaneous epithelium that protect against the abrasive activity associated with digestion. The lining is moistened continuously by the secretion of saliva. लगातार हमारे मुंह से सलाइवा निकलता रहता है। ये जो हमारे मुंह में नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड सबक्यूटेनियस एपिथेलियम होती है, ये लगातार कैसी होती है, ये भीगी भीगी रहती है, मॉइस्चर रहती है। द ओरल कैविटी इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय द टीथ, ये आगे कैसे बंधी रहती है, टीथ से, एंड लिप्स एंड पोस्टीरियरली बाय द ओरोफैरिंक्स, पीछे से ओरोफैरिंक्स होती है, फ्रंट पे तुम्हारी लिप्स और टीथ होते हैं। द सुपीरियर बाउंड्री ऑफ द ओरल कैविटी फ्रॉम द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, जो आगे का ये वाला पैलेट है ये हार्ड है, और पीछे जो बढ़ेंगे और ज्यादा, जिसे हम लोग गाँव में कहते हैं पीछे बढ़ेंगे, जो दिखाई पड़ता है पीछे कोल्बा टाइप का होता है, वो सॉफ्ट पैलेट आपका है। The floor or inferior surface of the oral cavity formed by mylohyoid muscle covered with mucous membrane। बेटा इसके जस्ट नीचे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे सीगिंग होती है, इसके जस्ट नीचे mylohyoid muscle होती है, और उसके ऊपर mucous membrane mylohyoid पे पड़ी रहती है। Tongue attached to the floor of the oral cavity, जो oral cavity है इसका जो फ्लोर है वहां पे tongue अटैच रहती है। The oral cavity है two distinct regions, दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, एक तो वेजिटेबुल, वेजिटेबुल क्या होता है, जो तुम्हारे गाल है या लिप्स है और गम, इनके बीच का जो स्पेस होता है इसे वेजिटेबुल कहते हैं। एक स्पेस होता है द ओरल कैविटी प्रॉपर, ये जो बीच का जो पूरा मेन जो तुम्हारा ओरल कैविटी है लाइज सेंट्रल टू द एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल एंड मैक्सिला। ये जो बड़ी सी बोन हमारी दिख रही जबड़े की, इसको मैंडिबल कहते हैं, और ये जो सामने बोन है इसको मैक्सिला कहते हैं। इस मैक्सिला और इस मैंडिबल के बीच में जो मेन पोर्शन होता है दैट कॉल्ड ओरल कैविटी प्रॉपर, एंड जो इनके बीच में जो होंठ के बीच में, टीथ के बीच में जो स्पेस है इनको हम वेजिटेबल्स कहते हैं। ये डायग्राम दे रखा है, चाहो तो इसको क्लिक कर सकते हो। इसमें सुपीरियर भी दिखाई गई है, सुपीरियर लिमिट फ्रेमुलम के जो ऊपर दिखाया गया है, ओरोफैरिंक्स है, ये यूला के पीछे ओरोफैरिंक्स है, टंग है, लिंगुअल फ्रेमुलम है, नीचे जब हम उठाएंगे तो लिंगुअल फ्रेमुलम दिखेगा। फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिंजाइवा गम्स कहते हैं। इंफीरियर लैबियल फ्रेमुलम, डक्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, वेजिटेबुलर इंफीरियर लिप, छोटा सा डायग्राम ओरल कैविटी का। फिर चिक, लिप्स एंड पैलेट, इसमें आपकी मसल्स हैं। द लेटर वाला द ओरल कैविटी फाउंड द चिक which are covered internally by the integument and contain the buccinator muscle। चिक्स में मेन मसल होती है buccinator, the buccinator muscle compress the chicks against the teeth to hold the material in place during chewing। जब हम खाना खाते हैं, खाना चबाते हैं, तो उसको होल्ड करने में ये मसल हमारी मदद करती है buccinator। The chicks terminate at the fleshy lips or labia which form the interior wall of the oral cavity। ये जो हमारे गाल हैं, ये लिप्स पे जाके खत्म होते हैं। फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, आगे का छूट जाएगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर आता है जिंजाइवा, ये हमारी जो गम्स होती है, तो ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। ये नीचे का जो हमारा होठों का है, द इंटरनल सरफेस ऑफ द सुपीरियर एंड इंफीरियर लिप्स ईच आर अटैच्ड टू द जिंजाइवा बाय अ म्यूकोसल फोल्ड इन मिडिल कॉल्ड द लेबियल फ्रेमुलम। ये जो होठ होता है, इसके बीच का जो नीचे से पोर्शन होता है, इसको मैं लेबियल फ्रेमुलम कहता हूँ, अपर एंड लोअर। फिर आता है पैलेट, आगे होता है हार्ड पैलेट, पीछे होता है सॉफ्ट पैलेट, जो हमारे ओरल कैविटी की रूफ बनाता है, यानी कि छत बनाता है। इसकी मसल्स होती है पैलेटोग्लॉसल एंड पैलेटोफैरिंजियल फोल्ड रन डाउनवर्ड एट द पैलेटाइन टॉन्सिल लाइन बिटवीन। ये जो तुम्हारी पैलेटाइन, ये जो मसल्स होती है पैलेटोग्लॉसल एंड पैलेटोफैरिंजियल फोल्ड, इनके बगल में यहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल स्थित रहता है। टंग के बारे में पढ़ेंगे। टंग पे हमारी टिश्टबर्ग होती है, जो हम खाना खाते हैं, जिसे स्वाद कलिकाएं कहते हैं। उसके लिए इस पे टिश्टबर्ग होती है ढेर सारी, उनका स्वाद कहीं आगे अलग है, पीछे अलग, अलग अलग बात जल्दी का काम है। और इसका फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन है फूड को पकड़े रहना और सलाइवा जो निकलता है उसको मिक्स कराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, मेन सलाइवरी ग्लैंड तीन होती है। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड कम्युनिकेट विद द ओरल कैविटी। पैरोटिड, इससे डक्ट निकलती है, इसका नाम होता है स्टेंसन। रटने का तरीका है, पास से याद कर सकते हो, पास से पैरोटिड, पास में होते पास फिर सा से स्टेंसन डक्ट। सबमैंडिबुलर ग्लैंड आती है, तो सबमैंडिबुलर जैसे क्रिकेटर हम लोग क्या हुआ करते थे, सहवाग, वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग करते थे, ऐसा करके याद कर सकते हो। सहवाग बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी थे, बहुत ही ज्यादा तेज खेलते थे, तो बहुत ही ना सहवाग, बहुत सहवाग के नाम से याद करते हो। सहवाग बहुत तेज तेज चौके छक्के मारते थे ना, तो सहवाग मारू, तो इससे ट्रिक आपकी बन गई क्या, ओपनर वाटन डक। ठीक है, फिर आती है सबलिंगल, तो इसमें कोई पर्टिकुलर ओपनिंग नहीं होती, ढेर सारी ओपनिंग होती, तो उसका कोई बेसिक नाम नहीं होता है। Each gland is divided into smaller segment called lobes। इनसे सलाइवा इनका मेन काम होता है निकालना। और ये आपकी ग्लैंड इस फोटो में दिखाई दे रखी है, मैजेटर मसल है, उसके जस्ट पीछे आपकी पैरोटिड ग्लैंड दिख रही है। पैरोटिड ग्लैंड के जस्ट बगल में डक्ट निकली, इसे हम पैरोटिड डक्ट कहते हैं। और नीचे आपकी ग्लैंड दिखाई दे सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड,
और उसके जो आपकी टंग के नीचे है वहां पे दिखाई दे रही है सबलिंगुअल सिलेबरी ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड 25% सलाइवा का बनाता है और सबसे बड़ा लगभग साइज में होता है। पैरोटिड ग्लैंड लार्ज इलेबुलर शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड अंडर द स्किन ऑन द साइड ऑफ द फेस। सबमैंडिबुलर ग्लैंड क्या होता है? ये मेन जितना आपका सिक्रीशन होता है सलाइवा का 70% सिक्रीशन कौन कराता है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद है सबलिंगुअल ग्लैंड, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है और सिर्फ 5% अपना सलाइवा का देती है। तीनों ग्लैंड मैंने दे रखी है, बीच में मैंने एक टेबल रखी, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, टाइप ऑफ सिक्रीशन, टाइप्स ऑफ सिक्रीशन जैसे कौन सा म्यूकस निकालता है, कौन सा सीरस निकालता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो पैरोटिड है सिर्फ सीरस निकालती है। पास से, जैसे मैंने पास की ट्रिक से याद किया था एक्सटेंशन में, तो पास से मैं याद रखूंगा ये सिर्फ सीरस निकालती है। सबमैंडिबुलर यानी सहवाग टेस्ट में भी खेलता था और किसमें खेलता था? ओंडे में भी। तो हम याद करेंगे म्यूकस और सीरस दोनों निकालते हैं। सेम सबलिंगुअल भी म्यूकस और सीरस दोनों सिक्रीशन करती है। कितना परसेंट सलाइवा कौन बनाता है बच्चे, वो भी इसमें मैंने मेंशन कर रखा है। ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। फिर हम बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स 3 भागों में बांट देते हैं। नेजोफेरिंग्स जहाँ पर नेजल वाला पार्ट है, ओरोफेरिंग्स जहाँ हमारा आगे ट्रेकिया है उसके पास ओरोफेरिंग्स, और सबसे नीचे ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स सिचुएटेड बिहाइंड द नेजल कैविटी, जहाँ में इन नॉस्ट्रिल्स के पीछे जो नेजोफेरिंग्स है। ओरोफेरिंग्स हमारा जो बक्कल कैविटी वाला है, बक्कल कैविटी खत्म हुई, ओरोफेरिंग्स शुरू हुआ, और जस्ट उसके बाद लैरोफेरिंग्स होता है जो लैरिंग्स के पीछे होता है। लैरिंग्स हमारा ट्रेकिया के थ्रू फेफड़े में जाके खुल जाता है, और जो तुम्हारा फेरिंग्स है जाके इसोफेगस में खुल जाता है। इसका फंक्शन क्या है? फूड के अंदर पुश सेफली कंट्रैक्शन मसल होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, प्रोपेल करती है, खाना सिर्फ स्टमक में भेजना इसका काम है फेरिंग्स का। इसोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है। इसमें क्या है, इसकी जो मसल्स है मैंने सबका कॉमन बता रखा है। कुछ कुछ चेंजेस है देख लेना, एडवांसिया है, मस्कुलर पोप्लिया है, मुकुचा है, मुकुचा है। टाइप इसोफेगस कैन बी named in 3 sections according to location: the cervical, thoracic and abdominal part. The wall of the esophagus are made up of 4 layers. Layers आपको चूंकि एक फैक्ट है तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको रटना है। कौन सी लेयर है? हर लेयर का इसमें मैंने चार्ट में डिस्क्रिप्शन में रखा है। कौन सी लेयर में क्या कंटेन है? ग्लूकोसा, इनर सिक्रीटरी सबग्लूकोसा क्या है, मस्कुलर पोप्लिया क्या है, एडवांसिया क्या है, सबसे बाहर की लैक्टिक लेयर। आप लोग इसको कायदे से पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे आपको डायग्राम इसमें दिख रहा है क्रॉस सेक्शन ऑफ इसोफेगस। जैसे हमने पूरे जीआईटी में जितनी चीजें पढ़नी है उसमें सबका हमने क्रॉस सेक्शन देखना है एक करके। तो एक क्रॉस सेक्शन हिस्टोलॉजी का पार्ट है, एनाटॉमी में ही डायग्राम देके हिस्टोलॉजी में तुमसे पूछा जाएगा। तो सबके क्रॉस सेक्शन में वेरिएशन सबको आपको हिस्टो से देखना है। कौन सी लेयर कहाँ पे एब्सेंट है, कौन सी प्रेजेंट है, कौन सी ब्लड वेसल्स कहाँ पे है, ये आपको कायदे से रिटर्न रखना है। जैसे यहाँ पे एडवांसिया है, ग्लूकोसा है, किसका कलर कैसा है, ल्यूमन कैसा है, ल्यूमन का स्ट्रक्चर कैसा है, सबम्यूकोसा, और सबसे बाहर मस्कुलरेस पोप्लिया आपको दिख रही है एरो में। फिर आपका स्टमक होता है, स्टमक जे शेप का होता है, बैक लोकेटेड जस्ट लेफ्ट मिडिल लाइन बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके फर्स्ट सेक्शन इसको कार्डिया कहते हैं, व्हिच सराउंड द कार्डियक ओरिफिस वेयर द इसोफेगस एंटर्स द स्टमक। इसोफेगस स्टमक में खुलता जाके इसका सबसे ऊपर का पार्ट फंडस होता है, फिर इसका मेन पार्ट होता है बॉडी, फिर होता है पाइलोरस। फंडस में थोड़ी सी गैस बनी रहती है, गैस भरी रहती है, पाइलोरस मेन पार्ट, इसका बॉडी मेन पार्ट होता है, और फिर पाइलोरस होता है। और इसमें कुछ देर 2.5-3 घंटे खाना रहता है। स्टमक इसमें लिखा है क्या, 1.5 लीटर ऑफ मटेरियल, 1 से 1.5 लीटर इसकी कैपेसिटी लगभग होती है जो खाने को जो लोग खाते हैं। द इनर सरफेस ऑफ द स्टमक कॉन्ट्रैक्टेड इनटू न्यूमरस लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड कॉल्ड रूगी। इसमें कुछ एंजाइम निकलते हैं, हम लोगों को पढ़ा होगा, पेप्सिनोजन निकलते हैं। तो ये सब प्रो एंजाइम होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं जब स्टमक में निकलते हैं। तो एचसीएल जब इन पे वर्क करता है तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदलता है, प्रोरेनिन रेनिन में बदलता है, और ये आपके प्रोटीन बेसिक प्रोटीन पे काम करता है। ठीक है, एचसीएल भी निकलता है स्टमक से। और आगे है आपकी इसकी लेयर दे रखी है, लेयर्स एंड नोड्स। ये आपको खुद से पढ़ना है कौन सी लेयर, उसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन या उसमें क्या वेरिएबिलिटी है। एक मक्का का शेप है, ये लेसर कर्वेचर है, बाहर की तरफ आउटर कर्वेचर है। ये जो आपका सबसे बाहर ऊपर वाला पोर्शन है वो आपका फंडस है, फंडस ऑफ स्टमक। बहुत ही कायदे से मैंने इसमें नाम बना के दे रखा है। सबसे नीचे पाइलोरस का है, इसमें आप इसका जो भी मैंने मेंशन किया नाम देख लेना। एक लेयर मैंने हटा के फिर से इनर मोस्ट ऑब्लिक मसल लेयर दिखा रखी है। फंक्शन क्या है, शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, केमिकल डाइजेशन एंड इट मच लाइक किल जर्म, क्योंकि कितना ज्यादा एसिड होता है तो जर्म्स को मारता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, ये है आपका कंपोज ऑफ ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। द एवरेज अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर इन लेंथ।
extending from caloric sphincter to isthmus the ileocecal wall, separating the ileum from the cecum. Small intestine compressed into numerous folds and occupy a large portion of the abdominal cavity. ये हर चीज वही है जो आप पढ़ के आए. Duodenum C शेप का होता है और कर्व अराउंड द हेड ऑफ द पैंक्रियास. पैंक्रियास को अपने गोद में लेता है रखता है duodenum. ठीक है. The duodenum serves as a mixing function as it combined digestive secretion from the pancreas and liver. इस duodenum में कुछ जूसेस लिवर से आते हैं, बाइल से आते हैं और पैंक्रियास से आते हैं. तीनों चीजें मिलके इसी duodenum में आके ओपनिंग करती हैं. स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से खुलती है और यहाँ पे थोड़ा सा डायलेशन होता है. जेजुनम में फिर इलियम होता है. इलियम सीकम में खुलता है, वहां पे एक वाल्व होता है इलियोसिकल जंक्शन या इलियोसिकल वाल्व कहते हैं. ये देखो बहुत ही मोटा डायग्राम है दिखा है इसमें. स्टमक, ड्यूोडेनम हरा हरा दिख रहा है, गॉल ब्लैडर है उस छतरी की तरह, उसके ऊपर आपको लिवर दिख रहा है. फिर जेजुनम है, फिर आपका इलियम है, इलियम में पेट पैचेज होते हैं, फिर सीकम दिख रहा है. ये कैसे खुलता है? स्मॉल देखो, द स्मॉल इंटेस्टाइन परफॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. Partly digestion food from the stomach is further broken down by enzyme from the pancreas and bile salts from the liver and gallbladder. These secretion enter the duodenum at the ampulla of Vater. एक ओपनिंग होती है duodenum में, वहाँ पे स्फिंक्टर होता है. उस स्फिंक्टर का नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी और जो ओपनिंग होती है उसका नाम होता है ampulla of Vater. ये जो तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसमें ढेर सारी फोल्डिंग होती है. इनको हम बिलाई कहते हैं. क्या काम करती हैं? सरफेस एरिया बढ़ाती हैं क्योंकि हमको यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करना रहता है. लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? ये हॉर्स शेप्ड एंड एक्सटेंड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक अ फ्रेम. इसमें क्या क्या होता है? अपेंडिक्स होती है, सीकम होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कोलम और रेक्टम. ये आपकी कितनी होती है? चौड़ी होती है 1.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर. लेंथ होती है क्या? 1.5 मीटर और चौड़ाई होती है 7.5 सेंटीमीटर. फिर आता है द सीकम इज द एक्सपेंडेड पाउच दैट रिसीव मटेरियल फ्रॉम द इलियम and start to compress food product into fecal material. Food then travel along the colon. The wall of the colon is made up of several pouches. इनको rostra कहते हैं. That are held under tension by 3 thick band of muscles, tibia coli. उसमें 3 ऊपर से नीचे तक बैंड होते हैं, tibia coli कहते हैं, और जो pouches निकले रहते हैं उनको rostra कहते हैं. The rectum is the final 15 centimeter of large intestine. Rectum large intestine का part है. It expands to hold fecal matter before it passes through the anorectal canal to anus. This band of muscle known as restrictor control the passage of feces. डायग्राम में दे रखा है. देखो, descending, ascending, transverse, small. फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इसका रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड शुगर. यहाँ पे डाइजेशन लगभग ना के बराबर होता है. फीसेज यहाँ पे बन चुकी होती है और मेन काम होता है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन वाटर. ये आपका लगभग उसका पोर्शन था. मैंने स्लाइड उसकी बना रखी है फिजियोलॉजी के, लेकिन उसमें 68 स्लाइड है जो इसमें डिस्कस कर पाना बहुत ही मुश्किल है. मैंने जितना भी मोटा मोटा आपको था बहुत ही बेसिक में कुछ पढ़ाना था नहीं बच्चों. आपको लगभग हर चीज आती है क्योंकि जीआरडी आप 9, 10, 11, 12 हर समय पे पढ़ते हो. अगर किसी की कोई क्वेरी है तो स्लाइड नंबर 3. ओके, हेलो सर. सर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. दिस इज द स्लाइड नंबर 3. तो इसमें क्या है, आप 9, 10, 11, 12 में पढ़े हो. अगर किसी को स्लाइड चाहिए होगा तो ईमेल आईडी मेरी नोट कर लेना. a.siv स्मॉल ए फिर डॉट है, फिर siv वो भी स्मॉल है, SHIV ये डॉट siv 3 दिवा DIWA@gmail.com. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, a.siv3 diva@gmail.com. अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो ईमेल कर देना. मैं आपको ये जितनी भी स्लाइड है वो मैं आपको दे दूंगा. ठीक है बेटा. कॉन्टैक्ट नंबर में ऑन तो नहीं रहता है लेकिन मैं दे देता हूँ. एक सेकेंड. व्हाट्सएप पे अच्छा ठीक है, आप स्लाइड ले लेना, नोट कर लो. 63 एक सेकेंड. ओके, निजाम हुसैन सर स्लाइड 2. एक सेकेंड. दिस इज स्लाइड 2. कोई क्वेरी हो बेटा मुझको ईमेल कर लेना. ठीक है. यहाँ पे पूरा 1 घंटे का टाइम मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि जस्ट इसके बाद आपके बाद एमबीबीएस 18 बैच का लेक्चर है. तो कॉन्टैक्ट नंबर 6392320178. जिसको भी आपको पीपीटी की स्लाइड लेनी है आप एसएमएस कर लेना मुझे 6392320178. हेलो सर. इस पे आप मैसेज कर देना. ठीक है, मैं आपको पीपीटी दे दूंगा.
फिजियोलॉजी की और एनाटॉमी की। इनको आप जो चीजें हैं आप पढ़ लेना और अपने उसमें सेव कर लेना, ठीक है। हेलो सर। फिनिश हो गया भैया लेक्चर। कितना टाइम बचा है? हेलो सर। सब क्लास में। थैंक यू सर। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप लिखो इसमें। हेलो सर। वेलकम अजीत। यहाँ पे मैसेज का मुझे बता दीजिए आपका क्या है भैया। सुनिए जरा, लीड मैंने करा, एक सेकंड आइएगा। वेलकम बच्चों को, थैंक यू थैंक यू। इसको जो भी मैंने डिस्कस किया है तो इसमें इनको मुझे चैट खोल दिए, मैं मैसेज कर दूंगा। तो मैंने कोशिश की मैक्सिमम, क्योंकि 30 से 40 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये इस पे प्रेजेंट मत करिए बेटा, कौन प्रेजेंट किया है, इससे बंद हो जाती है स्लाइड प्रेजेंट करने से। तो इसमें इतना वो नहीं हो पाता डिस्कशन का। ये चीजें आपकी 9, 10, 11, 12 के लिए इंपॉर्टेंट और अभी नहीं। आपने जैसे यहाँ पे जो आप पैरामेडिक्स के बच्चे हैं, एमबीबीएस हो, पैरामेडिक्स हो, फार्मा हो, डी फार्मा हो, इन फ्यूचर आप जो एमडीडीएम डीएम रेस्ट्रो जो भी जितने बड़े भी डॉक्टर होते हैं, जो भी आपकी चीजें होती हैं, ये बेसिक चीजें सबको आनी चाहिए और सबको आती है। आप लोग को भी ये चीजें हर समय आनी चाहिए और एक बार आप किस तरह से इनको याद कर लो कि बार बार आपको उन चीजों को रिपीट ना करना पड़े। आज याद किया कल भूल गए, आज याद किया कल। बहुत सारे बच्चे इसमें होंगे जो अभी भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें क्या है, एनसीईआरटी में चीजें दे रखी हैं जो मैंने बताया। एनसीईआरटी के पर्पज से भी ये जो स्लाइडें थी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो जो अपने तैयारी कर रहे हैं उनको तो अपना याद रखना ही है, और जो कॉलेज में अपना परमानेंट वाला कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीआईटी कहीं भी किसी भी एग्जाम में वाइवा के लिए शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है और ये बहुत ही बेसिक है जो आप कोर्स में आना चाहिए। कोई क्वेरी हो आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।